हेलो, मैं बिरजानंद कुमार एक बार फिर से आप लोगों का नए वीडियो में स्वागत है। आइए आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट यानी कि साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि 2025 में देने वाले छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग आप लोगों को क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह हम लोग बिना समय गंवाए हुए क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग इंस्ट्रक्शन एक बार ज़रूर पढ़ लें, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि क्रेशमर के व्यक्तित्व स्थूलकाय के प्रकार शेल्डन के किस व्यक्तित्व प्रकार से मिलता जुलता है। तो यह जो किससे मिलता जुलता है, तो गोलाकार प्रकार से मिलता जुलता है, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि इरोस को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इरोस को जो है जीवन का मूल प्रवृत्ति एवं प्रेम मूल प्रवृत्ति दोनों नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी यानी कि सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है किस अवस्था में मल मूत्र परित्याग करने संबंधी प्रशिक्षण किया जाता है। तो क्या यह किया जाता है किसमें, तो यह जो है यानी कि गुदावस्था में यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है सामूहिक अचेतन की अवधारणा को कहा जाता है, यानी कि सामूहिक अचेतन की अवधारणा को क्या कहा जाता है। तो यह जो है क्या कहा जाता है, तो अध्य प्रारूप, यानी कि ऑप्शन बी इसका जो होगा सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि रक्षा प्रक्रम के संप्रतत्य का प्रतिपादन किसने किया। यह किसने किया, तो यह किया सिगमंड फ्रायड, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो यह किसने किया, तो यह किया गार्डनर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है गिलफोर्ड त्रिविमीय सिद्धांत के बुद्ध के कितने कारक है, यानी कि गिल्डफोर्ड के त्रिविमीय सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक है। तो कितने कारक है, इसमें जो है 180 कारक है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि संवेदात्मक बुद्धि पद का परिचय किसके द्वारा कराया गया है। यह जो है किसके द्वारा कराया गया है, तो सेलोवे तथा मेयर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि जिस बच्चे की बुद्धि उलभी 80 से 89 के बीच होता है, उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा। बुद्धि लब्धि मतलब IQ किस होता है, इसको किस में रखा जाएगा, इसको जो है किस में, तो जड़ में रखा जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण है। मानसिक दुर्बलता का जो है मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण हो जाएगा जन्म, आघात, वंशानुक्रम, संक्रामक रोग, यानी कि सभी जो है इसका दुर्बलता का मुख्य कारण है। इसीलिए जो है ऑप्शन डी सही होगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप और अंतःक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो साक्षात्कार और प्रशिक्षण दोनों कहा जाता है, यानी कि सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन परामर्श का उद्देश्य है, यानी कि कौन परामर्श का उद्देश्य है। तो इसमें क्या हो जाएगा विकासात्मक, निरोधात्मक, उपचारात्मक, यानी कि सभी जो है परामर्श का उद्देश्य है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन परामर्श प्रक्रिया के चरण है। कौन जो है परामर्श प्रक्रिया के चरण है, तो यह कौन है, तो यह हो जाएगा यानी कि प्रारंभिक खुलापन ये भी हो जाएगा, परामर्श संबंध ये भी होगा, और लक्ष्य सिद्धि के लिए कार्य योजना का विकास, यानी कि इसमें तीनों का तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। इसी तरह हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है प्रभावी संचार के लिए आवश्यक है। प्रभावी संचार के लिए आवश्यक है, तो यानी कि केवल मौखिक संचार और केवल अशाब्दिक संचार, यानी कि दोनों जो है आवश्यक है, यानी कि क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सी होगा।
इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि तनाव के सामान्य अनुकूल संरक्षण मॉडल की प्रतिपादन किसने किया? किसने किया? तो यह जो है किसने किया? तो हंस सेली यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है? बाह्य अवोधक बाह्य आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है। तो इस क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्या? अनुकूलन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक समुच्चय सामान्य अनुकूलन संलक्षण उत्पन्न करने में 3 अवस्थाओं की सही क्रम है? तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा यानी कि चेतावनी, प्रतिरोध एवं परिश्रांति यानी कि ऑप्शन डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई विक्षोभ या तनाव की स्थिति क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है द्वंद्व, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है? एफोनिया एवं मुटिंजम लक्षण है। मुटिंजम यानी कि एफोनिया एवं मुटिंजम लक्षण है। तो यह किसका लक्षण है? यह जो है यह लक्षण किसका है? तो रूपांतरण हिस्टीरिया के, यानी कि रूपांतर हिस्टीरिया के यह लक्षण है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन असामान्य व्यवहार का अजैविक कारक नहीं है? यानी कि नहीं है पूछा है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? वैवाहिक समस्याएं। तो आप लोग जिसका नहीं है तो जिसका 2 ऑप्शन है, यानी कि ए और बी को आप लोग जरूर ध्यान में रखें, ताकि इसमें नहीं है, उसमें है भी पूछ सकता है, इसलिए आप लोग को ऑप्शन पे भी ध्यान देना है। अगला प्रश्न है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल का प्रकाशन किसने किया? तो इसका प्रकाशन किसने किया? इसका प्रकाशन किया अमेरिकन मनोचिकित्सा संघ, यानी कि इसका जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा असामान्य व्यवहार के 4D में शामिल है? तो इसमें कौन शामिल है? इसमें जो है इसमें दोनों शामिल, यानी कि विचलन और व्यथा दोनों शामिल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि आंधी तूफान से अयुक्तिसंगत भय को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ब्रोनटोफोबिया, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है कि मानवग्रस्ता जब कार्य में बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वादिता, यानी कि वादता यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, वादिता सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि रोगी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया? यानी कि रोगी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया? तो इसको किसने किया? तो इसको किया कार्ल रोजर्स, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि पतंजलि का नाम संबंध है, किससे संबंध है? तो सबको पता होगा जो है यह योग से संबंध है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि व्यवहार चिकित्सा में मॉडलिंग प्रविधि किस सिद्धांत पर आधारित है? यह जो है किस पर आधारित है? यह जो है प्रेक्षानात्मक एवं सीखना, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो यानी कि इसका जो है मनोविश्लेषण व्यक्तित्व का एक सिद्धांत है, और उसके बाद ये भी सही है। उसका मनोविश्लेषण एक स्कूल है, ये भी सही है। उसके बाद मनोविश्लेषण चिकित्सा की एक विधि है, यानी कि सब का सब सही है। इसी तरह ऑप्शन डी सही उत्तर है। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि सर लेटी तथा विनी द्वारा किस चिकित्सा का प्रतिपादन हुआ? तो किस द्वारा हुआ? तो यह हुआ विद्युत आघात चिकित्सा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जैव औषधि चिकित्सा का प्रकार है? तो कौन प्रकार है? तो विद्युत आघात चिकित्सा, औषधि चिकित्सा, यानी कि मनोशल्य चिकित्सा,
यानी कि सब का सब क्या जो है जैव औषधि चिकित्सा का प्रकार है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक है, तो क्या है सही उत्तर जो है इसका क्या हो जाएगा, यानी कि व्यक्तिगत अनुभव, परिवार, उसके बाद संदर्भ समूह, यानी कि सब का सब जो है प्रभावित करने वाला है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है मनोवृत्ति परिवर्तन के संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया, तो यह जो है दिया फ्रिट्ज हाइडर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है पूर्वाग्रह एक प्रकार है, क्या चीज़ का प्रकार, तो यह जो है प्रकार किसका मनोवृत्ति का प्रकार है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। इसका सही उत्तर अगला प्रश्न है लियोन फ्रेस्टिंगर किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि लियोन फ्रेस्टिंगर किस क्षेत्र से संबंधित है, यह संबंधित है तो किस क्षेत्र से है, तो यह जो है मनोवृत्ति परिवर्तन से, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन रूढ़ि युक्तियों के निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक है, तो इसमें से कौन जो है रूढ़ि युक्तियों को निर्माण करने वाले कारक है, तो जो इसमें जो है सभी है अज्ञानता, कटु अनुभव और सफलता, यानी कि इसमें जो है सभी है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न तगड़ा व्यक्तित्व को कहा जाता है, तगड़ा व्यक्तित्व को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है इसको डी व्यक्तित्व, यानी कि क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अल्पोर्ट का शील गुण प्रकार नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से जो है कौन अल्पोर्ट का शील गुण प्रकार नहीं है, तो यानी कि कौन नहीं है, तो यानी कि गौण शील गुण नहीं है, यानी कि मूलभूत शील गुण और केंद्रीय शील गुण है, यानी कि जो है उसको अवश्य याद रखना है, और यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जो है गौण शील गुण नहीं है। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष पहला विनय साइमन बुद्धि प्रशिक्षण का निर्माण किया गया, तो कब किया, यह 1905 में किया गया, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो पहले मनोवैज्ञानिक जो है कौन थे, तो विनय, यानी कि ऑप्शन बी विनय जो थे पहले वैज्ञानिक थे। इस तरह अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि थर्सन के अनुसार निम्नांकित में से कौन प्राथमिक मानसिक योग्यता नहीं है, कौन प्राथमिक मानसिक योग्यता नहीं है, तो किसके अनुसार, तो थर्स्टन के अनुसार, यानी कि कौन नहीं है, तो जो है यानी कि शब्द प्रवाह योग्यता नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि ए और बी तो अवश्य याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में जो है यानी कि ई भी पूछ सकता कौन है, तो इसी तरह जो है ये अंतिम प्रश्न था। और आप लोग जो है वीडियो एक बार ज़रूर देखें, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में अधिक से अधिक लाभ मिल सके। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट में, और अगले वीडियो पार्ट 2 में जो है लेके आ रहे हैं। और थैंक यू।